अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्त बहन भाई जो नए हैं पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों को खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल के ऊपर। और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहले भी लेकर आता रहा हूँ, अभी भी आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि जब आपकी स्क्रूटनी हो जाती है फाइल की, तो फाइलों की जो लिस्टें लगती हैं, एतराज़ी लिस्टें जो होती हैं, उनकी कौन कौन सी कैटेगरी बनती है और आपको कौन सी लिस्ट चेक करनी है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आइए अल्लाह पाक से मिलकर दुआ करते हैं कि वो ज़ात पाक हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और अपनी बेशुमार और लातदाद रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस में भर्ती हो रही है पंजाब पुलिस में, और ट्रैफिक पुलिस में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि एसपीयू जिसको कहते हैं, और ड्राइवरान पंजाब पुलिस की भर्ती हो रही है, और वायरलेस पुलिस की जिसको हम टेली कम्युनिकेशन पुलिस भी कहते हैं, उनकी भर्ती हो रही है। तो आप बेहतर जानते हैं, आपने अप्लाई भी किया हुआ है। तो अभी आप लोगों के कागजात की जांच पड़ताल चल रही है, और जांच पड़ताल वैसे तो ख़त्म हो गई है 26 तारीख को, लेकिन उसको बाद में फिर टाइपिंग करके जो आपकी जो लिस्टें होंगी जो वेज़ा की जाएंगी, वो टाइपिंग करके उसको बाकायदा तौर पे आपके ज़िला की पुलिस लाइन के बाहर जो है वो गेट के ऊपर या किसी नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको लगा दिया जाता है इसको। उसके अलावा पीडीएफ में भी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, पीडीएफ में भी आपको मिल जाती हैं ये लिस्टें। तो इसलिए आज मैं आपको समझाऊंगा कि आपके जो फाइलें होती हैं और उनके ऊपर कौन कौन सा इतराज़ लगता है और उस इतराज़ को कैसे दूर किया जाता है। जब आप फाइलें जमा करवा के आ जाते हैं तो फिर उन फाइलों का आगे होता क्या है मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी हमारे जो लिस्टें नहीं लगी हैं, हमारा क्या बनेगा। आपके सारे सवालों के जवाब जो है फाइलों के मतलब और लिस्टें लगने के मतलब जो है, आपकी सारी जो आज आज की जो हेजिटेशन है, आपकी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं इंशाल्लाह। आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल का निशान शो होगा घंटी का, उसको क्लिक करके उसको ऑल पे कर दें। इससे ये होगा कि हम भर्ती के रिलेटेड जो है वीडियोस यहाँ पे अपलोड करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप्स के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया के ऊपर भी हमसे लोग कांटेक्ट करते हैं, लेकिन हर किसी को फ़र्दन फ़र्दन जो है रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, और हज़ारों की तादाद में लोग मैसेज कर रहे होते हैं, और आगे से हमारी टीम और हम जो हैं वो रिप्लाई नहीं कर सकते सबको। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चंस दिन भर में पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए एक वीडियो बनाई जाती है और यहाँ इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाती है। तो आप भी अगर देखना चाहते हैं कोई ऐसी वीडियो डेली इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपके क्वेश्चन भी कुछ होंगे, हर किसी के क्वेश्चन होते हैं, तो सारे सवालों के जवाब अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को क्लिक करके ऑल पे कर दें। इससे ये होगा कि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप भी वहाँ से जो है अपने मुतलका जो है चीज़ सुन सकते हैं। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो आने वाला प्रोसीजर है, जिस तरह अभी मेयरमेंट स्टार्ट होने वाली है, और इस सारी चीज़ें जो हैं आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के निशान को क्लिक करके ऑल पे कर दें। अगर अगर आपका क्वेश्चन फिर भी इस वीडियो में रह जाए किसी भी वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, हम उसका भी जवाब देंगे। अभी वीडियो की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में बांट दिया गया है इस भर्ती को। पंजाब पुलिस को ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, ड्राइवर और वायरलेस पुलिस जो भर्ती हो रही थी, 5 जगह पे भर्ती हो रही थी, और पांचों जगहों को उन्होंने जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जो है वो तकसीम कर दिया गया है 2 फेज़ में। ठीक है, फेज़ 1 और फेज़ 2 में। अभी बहुत सारे लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन है ये पूछा कि फेज़ क्या होते हैं। फेज़ आप ऐसे समझ लें कि 2 हिस्से कर दिए हैं इस भर्ती के, कि फ़लाँ से फ़लाँ डेट तक जो है इन ज़िलों में भर्ती की जाए, बाकियों को रोक दिया जाए, और फिर बाद में फ़लाँ से फ़लाँ ज़िले तक ज़िले की जो है वो भर्ती की जाए बाद में। ठीक है, तो फेज़ 1 जो जो पहला मतलब स्टार्ट होगा उसको फेज़ 1 बोलते हैं, और जो दूसरे बाद में स्टार्ट होगी भर्ती उसको फेज़ 2 बोलते हैं। मैं आपको सादा अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो जब फेज़ 1 जो है जो बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है ज़िलों का,
तो उस ज़िले के ग्रुप के अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं कि कौन कौन से ज़िले जो हैं वो इस ग्रुप में हैं और किस डेट से किस डेट तक उसके अंदर भर्ती होगी। और फिर जब इसमें कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद दूसरे जो ग्रुप है जिसको फ़ेज़ 2 बोलते हैं उसमें भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। तो फेज़ 1 में जो ज़िले शामिल हैं वो तवज्जो फरमाएं लाजमी। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि 30/11/2022 से आपका जो है काम है वो स्टार्ट होने वाला है और 25/1/2023 जो है वहाँ तक उसका एंड होने वाला है। उसमें शेखुपुरा, ननकाना साहिब, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, अटक, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, खुशाब, बखर, साहिवाल, खानेवाल, विहाड़ी, डीजी खान, लिया, राजनपुर, भावलनगर और ड्राइवरान पंजाब पुलिस जिन्होंने लाहौर ड्राइवरान के लिए अप्लाई किया था लाहौर जाके पंजाब पुलिस में, उनकी भी फ़ेज़ 1 के अंदर भर्ती हो रही है और 30 तारीख से स्टार्ट है। इसी तरह फ़ेज़ 2 जो है जैसे ही 25/1/23 को फ़ेज़ 1 जो है वो ख़त्म हो रहा है तो फिर 2/2/2023 यानी कि 7 दिन बाद जो है वो फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो जाएगा। फ़ेज़ 2 जो है वो 2 महीने ये चलेगा और 2 महीने फ़ेज़ 1। 2 महीने के अंदर फ़ेज़ 2 जो है वो कंप्लीट होगा। 2/2/23 से लेके 31/3/23 तक यानी कि साल 2023 के अंदर आपकी 31/3/23 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लाहौर है, कसूर है, गुजरांवाला, वजीराबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, तलागंग, झंग, चिन्योट, सरगोदा, मियांवाली, उकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, बहावलपुर और रहीम यार खान। और इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन पंजाब यानी कि वायरलेस ऑपरेटर जो भर्ती हो रहे हैं उनकी, और एसपीयू की जो भर्ती है वो भी फ़ेज़ 2 के अंदर ही होगी, जो कि 2/2/2023 से स्टार्ट होगी और 31/3/2023 तक चलती रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले ये आपका जानना ज़रूरी है। लेकिन आगे अभी जो मैंने नेक्स्ट जो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, नेक्स्ट एक हिस्सा है वीडियो का, स्क्रीन के ऊपर आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कैटेगरी ऑफ फाइल्स। तो स्क्रूटनी जो होती है, जैसे ही आपकी फाइलें जमा हो जाती हैं तो कागज़ों की जांच पड़ताल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आपकी फाइलों को चेक किया जाता है, उनको देखा जाता है कि जिस तरह डिमांड आपसे की गई थी कि इतनी इतनी कॉपियां आपने जमा करवानी है, इतनी तस्वीरें जमा करवानी है, अटेस्टेड होनी चाहिए, उसके अलावा आपका एक हलफनामा होना चाहिए, उसके अलावा जो है फाइल के अंदर रखी होनी चाहिए और उसकी तरतीब क्या होनी चाहिए, इसके अलावा अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी डिमांड होती है। तो जो आपने फ़ाइल बना के जमा करवाई थी उस फाइल को चेक किया जाता है और उसके अंदर से देखा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कि आपकी एज पूरी है, जो क्राइटेरिया आपको दिया गया था वो सारा चेक किया जाता है जो उनकी डिमांड होती है। तो इसमें आपको आपकी फाइल्स को खोला जाता है, एक एक फ़ाइल को फ़र्दन फ़र्दन जो है एक एक कागज़ को चेक किया जाता है, आपके मैट्रिक के नंबर्स जो हैं उसको देखा जाता है, आपकी अगर आप एफए पे बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस में एफए बेस पे अप्लाई था तो उसमें सेकंड डिवीज़न मांगी थी, तो उसको चेक किया जाएगा कि आया जो सेकंड डिवीज़न है वो वाकई सेकंड डिवीज़न है, थर्ड तो नहीं है। आया कि आपका रिज़ल्ट कार्ड या आपकी मैट्रिक की सनद जो है वो लगी हुई है। इसके अलावा आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो उसकी कॉपी लगी है या टोकन लगा हुआ है, डोमिसाइल की कॉपी लगी है या टोकन लगा है, और इसके अलावा तस्वीरें पूरी लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई, इसके अलावा जो है आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हैं या नहीं है, आपकी कॉपियाँ पूरी हैं, इसके अलावा बहुत कुछ चेक किया जाता है। तो ये जब फाइलें चेक होती हैं तो फिर आगे उन फाइलों के जो है वो 3 हिस्से बनाए जाते हैं। अभी ये गौर से सुनना है आपने, यहाँ से वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको यहाँ से कुछ समझ आएगी मुकम्मल। मैं आपको डिटेल से, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। जब फाइलें चेक की जाती हैं, जिस तरह अभी 15 तारीख को आपकी लास्ट डेट थी, आपने फाइलें जमा करवा दी और 16 से लेके 26 तक जो थी फाइलों की चेक करने की डेट थी। अभी हर डिस्ट्रिक्ट ने पिछले जो 26 गुजर गई है, इस 26 को हर डिस्ट्रिक्ट ने जो है वो अपनी फाइलें चेक कर ली हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने जो फाइलें जो हैं वो अपनी उसकी लिस्ट बना के लगा दी है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आज जो है मतलब 27 तारीख है, आज भी लिस्टें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं लगी। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि 27, 28 और 29 ये 3 दिन हैं आपके पास जो है डिस्ट्रिक्ट्स के पास। 26 तक तो उनकी डेट थी डिस्ट्रिक्ट्स की कि आप फाइलों को चेक करें, और 27, 28, 29 के अंदर दिनों के अंदर किसी भी दिन जो है, किसी भी तारीख जो है वो लिस्टें लगा दें। और इसमें यह होता है कि आपके पास 2 या 3 दिन होते हैं। अभी कल अगर जिन डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्टें लग गई हैं उन्होंने 2 दिन दिए हुए हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो बाकी रह गए हैं वो तकरीबन कल जो है वो लिस्टें लगा देंगे। और आपने देखना कहाँ है, आपने पुलिस लाइन जो है आपकी, जहाँ पे जाके आपने फाइलें जमा करवाई थी उसी जगह पे जाना है। आपको मेन गेट के ऊपर फरिश्तें मिल जाएंगी, लगी हुई होंगी बाहर दीवारों के ऊपर, या फिर आप अगर आपको कोई जानने वाला है वहाँ पे तो आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का दौर है, अगर आपको कहीं से अवेल हो जाती हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर देख लीजिएगा कि फेक ना हो।
अभी मैं आपको बता रहा था, जब फाइलें आपकी चेक की जाती हैं तो फाइलों को चेक करने के बाद फाइलों के तीन हिस्से बन जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, फाइलों के तीन हिस्से बना लिए जाते हैं। तीन हिस्सों से मुराद क्या है? अब नंबर एक पे वो फाइलें हैं, आपके सामने नज़र आ रहा होगा रिजेक्टेड फाइल। सबसे पहला हिस्सा जो है वो फाइलों से ये निकाल लिया जाता है कि आया जो क्राइटेरिया क्राइटेरिया आपको दिया गया था, मिसाल के तौर पे आपको बताया गया था कि आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, आपकी जो उम्र है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप फौजी हैं तो आपकी मौजूदा उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी कम से कम जो सर्विस है वो 8 साल जो है वो आपने गुजारी हुई हो वहाँ पे आर्मी में, और वहाँ से आप आपकी जो सर्विस है अगर आपकी मौजूदा उम्र में से माइनस कर दी जाए तो फिर आपकी जो बाकिया उम्र बचती है वो 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो था, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये सारा कुछ जो था, इसके अलावा जो आपको आपसे डिमांड की गई थी कि आपका जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं आपका डोमिसाइल जो है वहाँ उस ज़िले का होना चाहिए और शिनाख्ती कार्ड जो है उस ज़िले का होना चाहिए। इसके अलावा दीगर क्राइटेरिया जो दिया गया था उस पे आपको पूरा उतरना चाहिए। तो जो लोग इस सारे कैटेगरी में आते हैं, मिसाल के तौर पे उनको डोमिसाइल उस ज़िले का नहीं निकलता, किसी और का लगाया होता है, क्योंकि फाइलें जमा करवाते वक्त तो बहुत कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इसको चेक करते हैं, इतना रश होता है फाइलें चेक करने के लिए, जब बाद में टाइम दिया जाता है तो इन टाइम वो चेक ही नहीं करते। ठीक है, आपकी फाइलें धड़ाधड़ जमा हो रही होती हैं और आपको एक स्लिप दे दी जाती है, लेकिन बाद में जब ऑफिशियली तौर पे आपकी फाइलें चेक की जाती हैं तो उनमें ये देखा जाता है कि जो जिन लोगों का डोमिसाइल या शनाख्ती कार्ड जो है वो उस ज़िले का नहीं है, या वो उनकी उम्र 22 साल है, 22 साल से ज़्यादा है, या फिर उनकी उम्र 18 साल से कम है। जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनको ओवर एज कहा जाता है। आज भी एक दोस्त ने पूछा कि ओवर एज और अंडर एज क्या होता है, तो ओवर एज मैं आपको बता दूं, ओवर एज वो होता है जो दी गई उम्र से ज़्यादा हो, जिसकी उम्र जो है, मिसाल के तौर पे 22 साल उम्र थी तो 22 साल अगर एक दिन भी हो गया तो वो ओवर एज कहलाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगी फाइल। इसके अलावा अंडर एज क्या होता है? जो 18 साल से एक दिन भी कम होगा उसको अंडर एज कहा जाएगा, यानी कि वो कम उम्र उसको बोला जाएगा। अभी ये एज कैसे चेक होती है? 15 तारीख जो जो लास्ट डेट होती है, जैसे 15 तारीख लास्ट थी, उस लास्ट डेट तक आपकी उम्र निकाली जाती है। इसमें जो अंडर एज होते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है, जो ओवर एज होते हैं उनका थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है। तो आखिरी डेट को ये मैच किया जाता है, उनकी उम्रें निकाली जाती हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली है कि अगर आपका डोमिसाइल जो है वो दूसरे ज़िला का है, इस ज़िला का नहीं है, तो आपकी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। इसी तरह अगर आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो दूसरे ज़िला का है तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो दूसरे ज़िला का है तो इस सूरत में, लेकिन आप अप्लाई दूसरे ज़िले में कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड दूसरे ज़िले का है, आप दूसरे ज़िले में अप्लाई कर रहे हैं, जहां आप अप्लाई कर रहे हैं आपका डोमिसाइल वहां का होना चाहिए। उसके ऊपर शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका एक जो पता है, जो मौजूदा पता है, रहायश जो है वो आपकी उसी ज़िले की होनी चाहिए जहां का आपने डोमिसाइल बना लिया है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे पहला पहला नाम ले लेते हैं, फ़ेज़ 1 से शेखुपुरा है और फ़ेज़ 2 से लाहौर पहला पहला नाम है। अब देखें, मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है, उसका जो शनाख्ती कार्ड है वो शेखुपुरा का है और उसका जो डोमिसाइल है वो लाहौर का है, और वो लाहौर में जाके अप्लाई कर रहा है क्योंकि डोमिसाइल लाहौर का है। तो जब उसकी कागज़ों की जांच पड़ताल की जाएगी तो ये देखा जाएगा कि इसका शनाख्ती कार्ड तो शेखुपुरा का है लेकिन इसने डोमिसाइल लाहौर का जमा करवाया है। अब देखें शनाख्ती कार्ड के ऊपर कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर लाहौर का एड्रेस भी है या नहीं है। ठीक है, अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लाहौर का एड्रेस नहीं है, आपका एड्रेस सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, मुस्तकिल पता है शेखुपुरा का, और आपका डोमिसाइल लाहौर का बना हुआ है, तो फिर आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। ये बहुत टेक्निकल सा इशू है, इसको आपको क्लियर कर लेना चाहिए कहीं भी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर आपका इशू है, खुदा न खास्ता आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई है इस बार, तो आपने घबराना नहीं है, आपने इसको सेट करवाना है। आप जहां अब रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आपको मैंने बताया कि आप शेखुपुरा के रहायशी हैं, पहले रहायशी थे, आपका शनाख्ती कार्ड वहाँ का बना हुआ है, लेकिन अब आप लाहौर में रह रहे हैं, वहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी रहायश ले गए हैं, वहाँ पे अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, वहाँ जाके आपने डोमिसाइल भी बना लिया आपने, तो फिर आप नादरा दोबारा जाएंगे, नादरा ऑफिस, वहाँ जाके अपना मौजूदा पता जो है उसको लाहौर का करवाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि जब तक आपका मौजूदा पता जो है वहाँ का नहीं होगा जहाँ आप डोमिसाइल बनवा रहे हैं, तो डोमिसाइल ही नहीं बनता। लेकिन अगर आपने किसी भी सोर्स से डोमिसाइल बनवा लिया है या गलती से बन गया है, तो फिर आप अपना मौजूदा पता वहाँ का ज़रूर करवा लें।
ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। ये हो गई रिजेक्टेड फाइल। जो रिजेक्टेड फाइल हैं वो यहीं से ख़त्म हो गई हैं, उन लोगों को आगे कहीं कॉल नहीं आएगी, उनको कोई मैसेज नहीं आएगा, वो लोग ख़त्म, उनकी फाइलें ख़त्म, उनका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अभी आगे आ जाती हैं ऑब्जेक्शन फाइल्स। ऑब्जेक्शन फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनकी लिस्टें बाहर लगाई जाती हैं। रिजेक्शन फाइल की भी लिस्टें लगाई जाती हैं बाहर, उन लोगों को मुतला किया जाता है कि आपकी फाइलें जो हैं इस वजह से रिजेक्ट हो गई हैं, आगे लिखा होता है, तो लिहाजा आप जो है यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। आपका भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन फाइल। ऑब्जेक्शन फाइल से मुराद है कि किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया है, किसी ने उसके ऊपर एतराज़ उठाया है आपकी फ़ाइल के ऊपर, तो आपने उस एतराज़ को दूर करना है। आप दूर कर सकते हैं, आपको थोड़ी सी मोहलत दी जाती है, इसलिए मैंने इसको येलो कलर किया है, ठीक है। तो आपने इसको दूर करना है। ऑब्जेक्शंस कौन कौन सी लगती हैं, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा एतराज़ लग सकता है। नंबर वन है पिक्स। आपकी तस्वीरें जो हैं वो डिमांड के मुताबिक अगर नहीं हैं तो आपके एतराज़ लग सकता है, क्योंकि तस्वीरों की तादाद पे एतराज़ लग सकता है, तो तस्वीरें टेस्टेड नहीं हैं उस पर एतराज़ लग सकता है, तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ नहीं हैं, बहुत छोटी छोटी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, उन पर भी एतराज़ लग सकता है। नंबर दो है टोकन्स ऑफ CNIC एंड डोमिसाइल। जिन लोगों के डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड मौके पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने नए बनवाए थे, तो उन्होंने टोकन लगा के फ़ाइल जो है वो जमा करवा दी थी। तो उन लोगों के लिए ये है कि उनका उनका हर सूरत एतराज़ लगेगा कि आपने टोकन और डोमिसाइल का और शनाख्ती कार्ड का टोकन जो है वो जमा करवाया है, तो आपकी जो कॉपियां जो हैं वो मिस हैं डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड की। तीसरे नंबर पे है शॉर्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर आपसे कॉपियां जो मांगी गई थी, तीन तीन कॉपियां मांगी गई थी या चार चार, जितनी भी आपसे कॉपियां मांगी गई हैं, अगर सॉरी, शॉर्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि आपने डोमिसाइल लगाना है, शनाख्ती कार्ड लगाना है, आपने सनद लगानी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आपने मैट्रिक की सनद लगाई ही नहीं, तो इसलिए आपका लिखा जाएगा कि आपका एतराज़ लगा हुआ है, आपने मैट्रिक की सनद नहीं लगाई, तो ये शॉर्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आता है। या आपने एफिडेविट नहीं लगाया, ठीक है, या आपने टोकन नहीं लगाया, या आप डोमिसाइल लगाना भूल गए हैं, या आप करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना भूल गए हैं, तो आपको ये याद दिलाया जाएगा। नेक्स्ट है नॉट अटेस्टेड। नॉट अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तस्वीरें हैं, चाहे वो शनाख्ती कार्ड है, डोमिसाइल है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो भी चीज़ें आपने लगाई थी फाइल में, वो सारी टेस्टेड हैं या नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हमारा सर, अक्सर लोग पूछते हैं सर जी हमारा जो एफिडेविट था वो हमने टेस्टेड नहीं करवाया। तो एफिडेविट जो है वो टेस्टेड ही होता है, जिसको हम हलफनामा में बोलते हैं, उसको टेस्टेड नहीं करवाते, बाकी सारी चीज़ें आपने टेस्टेड करवानी थी। पिक्स पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि पिक्स जो है वो फ्रंट से टेस्टेड करवानी है या बैक से टेस्टेड करवानी थी। हमारा इतराज़ लग गया है, तो अगर आपका किसी वजह से कोई इतराज़ लग गया है तो आप उसको दूर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पिक्स वैसे आधी है, आप आइंदा नोट कर लें, आपने कहीं भी अप्लाई करना हो किसी भी महकमे में, तो आप ये नोट कर लें कि अगर उन्होंने पिक्स की डिमांड जो है वो ज़्यादा की हो एक से, तो फिर आपने क्या करना है कि वो आधी फ्रंट से करवा देनी है, आधी बैक से करवा देनी है। अगर आपकी डिमांड उन्होंने एक ही पिक मांगी है, तो फिर आपने उसको फ्रंट से टेस्टेड करवा देना है। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक साइड से ही तो होते हैं, जिस तरह शनाख्ती कार्ड होता है वो फ्रंट साइड से ही होता है। इसके बाद आ जाता है मिसिंग कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। मिसाल के तौर पे आपसे तीन तीन कापियाँ मांगी थी, आपने सनद की दो कापियाँ लगाई हैं, तो ये वो वाला एतराज़ है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ बर्थ एंड नेम स्पेलिंग्स। आप देखें ये बड़ा अजीब सा और बड़ा सीरियस सा ये मैटर है। इसमें यह है कि डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, ये मैं आपको बताऊं। ये जो महकमा पुलिस के अंदर डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो हमेशा शनाख्ती कार्ड से चेक नहीं होती, वो हमेशा आपकी मैट्रिक की सनद से होती है। चाहे आपने ट्रैफिक पुलिस में अप्लाई किया है, चाहे आपने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया है, चाहे आपने SPU में अप्लाई किया है, चाहे आपने ड्राइवर पे अप्लाई किया है, चाहे वायरलेस पुलिस में अप्लाई किया है, लेकिन आप देखें ट्रैफिक में आपसे FA मांगी थी, लेकिन आपकी मैट्रिक की सनद ज़रूर चेक होगी। इसमें ज़रूरी था कि आपने मैट्रिक की सनद भी आपने साथ लगानी थी, चाहे आप FA पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप BA पे कहीं अप्लाई कर रहे हैं। ज़िंदगी का उसूल बना लें, अगर आप MA पे भी अप्लाई कर रहे हों तो आपने मैट्रिक की, FA की, BA की सनद साथ लाजमी लगानी है तरतीब के साथ, फिर आपकी MA की लगेगी ऊपर, ठीक है। उसके नीचे आपकी BA की, उसके नीचे FA की, उसके नीचे मैट्रिक की। अभी आपने देखें ट्रैफिक पुलिस में अप्लाई किया तो आपसे FA मांगी है, तो आपने ऊपर FA की लगानी है, नीचे मैट्रिक की लगानी है। लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी, और नाम के जो स्पेलिंग है वो आपके, और आपके वालिद साहब के जो नाम के स्पेलिंग हैं वो आपके मैट्रिक की सनद से चेक किए जाएंगे।
ठीक है। और इसमें ये होता है कि डिफरेंस क्या होता है आपके शनाख्ती कार्ड से और वहाँ से डेट ऑफ बर्थ को और नाम के स्पेलिंग को और वाले साहब के नाम के स्पेलिंग को चेक किया जाता है। अगर किसी बंदे का ये इशू है तो मैं उसको पहले बाखबर कर दूं, अगर खुदा न खास्ता आपकी फ़ाइल पे एतराज़ लग गया है तो आपने क्या करना है, आपको मैं ये थोड़ी देर में बताता हूँ। आपने इस चीज़ को याद रखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका आसान हल क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्जेक्शंस फाइल जो है, ऑब्जेक्शन फाइल जो है इनकी लिस्ट बनाई जाती है। जिस तरह रिजेक्टेड फाइल की लिस्ट थी वो अलग होती है, उनका तो लेना देना नहीं है, उनको तो फाइल ही ख़त्म हो गई है। अब जो ऑब्जेक्शन फाइल वाले होते हैं इनको कुछ टाइम दिया जाता है, 1-2 दिन का टाइम ऊपर लिखा होता है कि आप फलां डेट तक जो है फलां फलां वक्त से फलां वक्त तक, मतलब सुबह ऑफिस टाइम से शाम ऑफिस टाइम तक जो है आप 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर जाके अपनी फाइलें, अपनी सॉरी ऑब्जेक्शन फाइल जो है उसको दुरुस्त करवा सकते हैं। अभी अगर आपकी पिक्स मिस हैं तो आप पिक्स जाके जमा करवा सकते हैं, टेस्टेड नहीं है तो टेस्टेड करवा के जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आप टोकन अगर आपने लगाए हुए हैं डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड के, तो फौरी तौर पर अगर आपका शनाख्ती कार्ड आ गया है या नहीं आया तो आप नादरा ऑफिस जाएं सुबह। तो आप नादरा ऑफिस जाके अपने डीसी ऑफिस जाके वहाँ से अपने डोमिसाइल का और शनाख्ती कार्ड का पता करें। ठीक है, अगर आपको मिल जाता है तो आप फौरी तौर पे उसकी 3-3 कॉपियाँ करवाएं और उनको रेडी रखें। चाहे आपकी लिस्ट आज नहीं लगी, चाहे आपकी लिस्ट कल नहीं लगी, लिस्ट तो आखिर लगनी है और उसके लिए आपको इसको दूर ज़रूर करना है, तो इसलिए पहले ही आप इसकी कॉपियाँ करवा के रख लें। इसके बाद अगर आपकी शॉर्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है तो आप बेशक वहाँ पे भूल गए थे, तो आपने अपनी फ़ाइल जो है, ये ऑब्जेक्शन फ़ाइल वाली लिस्ट जो है वो आपने लाजमी एक दफ़ा चेक करवा लेनी है किसी से। चाहे आपको पता है 100% यकीन है कि मेरी फ़ाइल ओके है, लेकिन फिर भी आपने चेक करवा लेनी है क्योंकि बंदा भूल जाता है। ठीक है। उसके बाद नॉट टेस्टेड अगर आपके आगे लिखा हुआ है तो वो बनी किस तरह होगी, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। आपकी जो ऑब्जेक्शन लिस्ट होगी या रिजेक्शन लिस्ट होगी वो बनी किस तरह होगी, लिखा होगा सीरियल नंबर 1, फाइल नंबर मतलब मिसाल के तौर पे 84, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट मोहम्मद असलम, पेरेंटेज मोहम्मद ताहिर, ठीक है। आगे होगा एतराज़, ठीक है, उसके ऊपर एतराज़ क्या लगा है, ऑब्जेक्शन क्या लगी है, मिसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, या टोकन ऑफ CNIC इज़ अटैच, ठीक है, या मिसिंग ऑफ कॉपीज़ ऑफ डोमिसाइल, या उर्दू में भी लिखा होता है। कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है आपने उसको देखना है, उस चीज़ का आपने फ़ोटो बना लेना है या उस चीज़ को आपने नोट कर लेना है और उसी चीज़ की फौरी तौर पे आपने उनको कॉपीज़ जो हैं, जो चीज़ उनकी डिमांड है उसको वहाँ पे पहुँचाना है। ये आपको बताया होगा कि आपने किस जगह पे आके जमा करवाना है। उसके अलावा अभी आ जाते हैं आखिरी पॉइंट पे जो मैं आपको बताने वाला था कि डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ बर्थ एंड स्पेलिंग मिसिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पहले भी पूछा सवाल, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहता था, इसलिए मैं इसको एंड पे ले गया हूँ। डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ बर्थ एंड नेम स्पेलिंग को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले पता होगा, आप अभी से अपना शनाख्ती कार्ड और अपनी जो मैट्रिक की सनद है, मैंने जैसे पहले बताया कि मैट्रिक की सनद के ऊपर से और शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ होती है और जो नाम के स्पेलिंग होते हैं आपकी और आपकी वल्दियत जो होती है उसको चेक किया जाता है। अगर आपके नेम के स्पेलिंग में कोई फ़र्क है, मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा है उसका नाम जो है वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद असलम वल्द हाजी मोहम्मद अली, हाजी मोहम्मद अली, और उसकी मैट्रिक की जो सनद है उसके ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद असलम वल्द मोहम्मद अली, ठीक है, तो ये होता है स्पेलिंग मिसिंग है या नेम में डिफरेंस है। ठीक है, अगर एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ शनाख्ती कार्ड पे और है और आपकी आपकी सनद के ऊपर और मैट्रिक की सनद के ऊपर और है, तो ये भी एतराज़ लगेगा। अगर आपको एतराज़ लगा हो या आप खुशकिस्मत हैं आप इस एतराज़ से बच गए हैं, तो फिर भी मैं आपको बता दूं, आपकी इतला के लिए ज़रूरी है कि आप इसको सेट ज़रूर करवा लें, क्योंकि ये फाइलें अभी एक दफ़ा चेक हुई हैं, मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मेजरमेंट में अगर आप अल्लाह करे आप सब कामयाब हों, आप कामयाब हो गए, आप दौड़ में चले जाएंगे, आप दौड़ में भी कामयाब हो गए, आप रिटन टेस्ट में चले जाएंगे, आप रिटन टेस्ट में भी कामयाब हो गए, आपके नंबर आ गए, आप इंटरव्यू में चले गए हैं। जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपकी फाइलें दोबारा चेक होंगी। अगर आपका वहाँ एतराज़ लग गया तो आपकी इतनी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका ये एतराज़ है डेट ऑफ बर्थ का, या आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग है शनाख्ती कार्ड पे और मैट्रिक की सनद के ऊपर एक जैसी नहीं है, या फिर आपके नेम के स्पेलिंग का फ़र्क है, या आपके हिंसों का फ़र्क है नाम का, कहीं पे मोहम्मद या कहीं पे अहमद या कहीं पे अली वगैरह का बहुत फ़र्क होता है मुख्तलिफ, या कहीं पे ख़ान या राना वगैरह लिखा होता है, तो आपने क्या करना है, अपनी मैट्रिक की सनद और अपना असल शनाख्ती कार्ड, ये आपने दोनों लेने हैं, उठाने हैं,
चाहे आपका एतराज़ लगा है तब भी आपने ऐसा करना है, चाहे आपका एतराज़ नहीं लगा तब भी आपने ऐसा ही करना है। ये मेरी बात आप पल्ले बांध लें। आप इसको सेट करवा लें, आपका कहीं भी कभी भी किसी मौके पे जाके इन टाइम एतराज़ लगेगा और आपको आउट कर दिया जाएगा। अगर आप में से किसी लोगों का ऐसे है तो आप नोट कर लें, अपना शनाख्ती कार्ड असल और अपनी मैट्रिक की सनद, इन दोनों को उठा के देखें। अगर उनमें कोई डिफरेंस है तो आप इन दोनों चीज़ों को लेके नादरा के ऑफिस चले जाएं। ठीक है, आपने बोर्ड में नहीं जाना, क्योंकि बोर्ड का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। आप नादरा के दफ्तर चले जाएं, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन दें उनको कि हमारा नाम जो है वो पहले ये लिखा हुआ था, जबकि मेरी मैट्रिक की सनद के ऊपर ये है, मेरा नाम जो है मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर मैट्रिक की सनद के बराबर किया जाए। ठीक है, तो इस तरह आपका ये एतराज़ जो है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड दोबारा रिन्यू करवाते हैं या दोबारा बनवाते हैं, या कोई मिस्टेक हो गई है उसको दोबारा निकालते हैं वहाँ से शनाख्ती कार्ड, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शनाख्ती कार्ड 2 3 4 दिन में आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बोर्ड में चले जाएंगे तो आपका जो 22 मतलब जो होगा वो आपका एजुकेशन बोर्ड जो होगा जहाँ से आपने मैट्रिक किया, अगर आप वहाँ जाएंगे तो फिर आपको बहुत लंबे चक्कर काटने पड़ेंगे और बहुत सफ़र भी ज़्यादा होता है। तो नादरा जो है वो आपके करीब तरीन शहर के अंदर ही मौजूद होता है, और वैसे भी ये वफाकी दर है, तो ये हर जगह से आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये लाजमी आपने करवा लेना है। जिन लोगों की ऑब्जेक्शंस लगी हैं, जिनकी लिस्टें लग गई हैं ज़िलों की, वो अपनी जो है वो सारी चीज़ें चेक कर लें और दिए गए टाइम के ऊपर जाके करवा लें। और अगर आपको नहीं पता कि आपके ज़िले में लिस्टें लगी हैं या नहीं लगी, तो आपको अगर कोई जानने वाला है पुलिस में तो आप वहाँ से पता करवा सकते हैं। नहीं तो आप खुद बराए मेहरबानी खुद जाके, अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो खुद जाके पुलिस लाइन के गेट के ऊपर आप देख लें, कोई इशू नहीं है। एक आध चक्कर आपको पड़ जाएगा तो कोई इशू नहीं है। कल मंडे है, आज मैं संडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 को, तो कल मंडे है। आप मंडे को चेक कर लें और ट्यूसडे को चेक कर लें और वेडनेसडे को चेक कर लें। ये तीनों दिनों में जो है वो आपके एतराज़ दूर होंगे। इसके बाद आप जितनी मर्जी सिफारिशें करवा लें, जितनी मर्जी मिन्नतें कर लें, आपकी दोबारा फाइल जो है, जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगी हुई है, जिन लोगों के एतराज़ लगा हुआ है, उन्होंने दूर नहीं करवाया, तो दी गई तारीख और टाइम के बाद उनकी फ़ाइलें जो हैं वो ऊपर वाली रेड फाइलों में यानी कि रिजेक्ट फाइलों में आ जाएंगी। उनकी फ़ाइल भी ख़त्म हो जाएगी, आउट हो जाएगी, वो भी आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर नोट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको ये मैं आपको कंफर्म कर दूं कि चाहे आपका ज़िला फ़ेज़ 1 में है, चाहे आपका ज़िला फ़ेज़ 2 में है, आपकी लिस्टें जो हैं एतराज़ी वो अभी लग रही हैं। ये भी एक दो दोस्तों ने पूछा कि हमारी एतराज़ी लिस्टें जो हैं वो, हम तो फ़ेज़ 2 में हैं, हमारा तो भर्ती 2 तारीख को शुरू होगी, अगले साल के 2 तारीख को, तो क्या हमारी जो है एतराज़ी लिस्टें तब लगेंगी? एक दूसरे से चैट कर रहे थे कुछ लोग हमारे चैनल के ऊपर ही। लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलत इन्फॉर्मेशन है। सही इन्फॉर्मेशन ये है कि आप चाहे फ़ेज़ 1 में हैं, आपका ज़िला चाहे फ़ेज़ 2 में है, आपकी लिस्टें जो हैं वो अभी 27 28 और 29 या 3 दिन के अंदर ही आपने अपना एतराज़ दूर करवाना है। इसके अलावा आपको टाइम नहीं मिलेगा, चाहे आपकी भर्ती जो है वो 2023 में हो चाहे 2024 में हो। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ लोगों का ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जेक्शन फाइल की लिस्टें भी लग गई हैं और रिजेक्टेड फाइल की लिस्टें भी लग गई हैं, लेकिन हमारी लिस्टें नहीं लगी, हमारा नाम तो है ही नहीं उनमें, अब हम क्या करें? तो ये बहुत सीधा सा सवाल है और भोला सा सवाल है कि इसमें बेटा ये होता है, सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये होता है कि रिजेक्टेड फाइल की लिस्टें लग गई हैं, वो लोग जिनकी फाइलें रिजेक्ट कर दी गई हैं वो पूरा नहीं उतरते थे म्यार पे, और जो जिन लोगों का थोड़ा बहुत एतराज़ था कि वो दूर कर सकते हैं, उनकी लिस्टें भी लग गई हैं। तो अगर आपका नाम दोनों लिस्टों में नहीं है तो फिर आप खुशकिस्मत हैं, आप लकी हैं कि आपकी फ़ाइल जो है वो मंजूर कर ली गई है, आपकी फ़ाइल ओके है, आपकी फ़ाइल हर तरह से ओके है, एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, जिन लोगों का नाम इन दोनों रिजेक्टेड और ऑब्जेक्शन फाइल वाली लिस्टों में नहीं है, जो पुलिस लाइन के गेट के ऊपर लगी हुई हैं, अपने ज़िला की पुलिस लाइन के गेट के ऊपर जाके चेक करें। अगर आपका नाम उन लिस्टों में नहीं है तो फिर आपकी फ़ाइल एक्सेप्टेड है। अगर आपका फ़ाइल रिजेक्टेड, अगर आपकी नाम या फ़ाइल नंबर जो है रिजेक्टेड फ़ाइल में है, तो फिर आप आउट हो चुके हैं भर्ती से, ख़त्म, आपके लिए कोई चांस नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्शन फ़ाइल के एतराज़ी लिस्टों के अंदर हैं तो फिर आपके आगे सामने एतराज़ लिखा होगा, आपने वहाँ से अपना एतराज़ जो है वो जाके फौरी तौर पर वहाँ पर उसके ऊपर ही तफसील होगी। अगर तफसील नहीं है तो आप मेन गेट के ऊपर कि कोई भी ड्यूटी पे मौजूद हो गए अफसरान या मुलाजमान, उनसे जाके आप पूछ सकते हैं कि सर हमने अपना एतराज़ दूर करवाना है, कि हमने क्या लेके आना है, ये मेरा एतराज़ लिखा हुआ है, हमने इसको कैसे हल करना है, पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा टाइम और लूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
आपका टाइम इस लिहाज से लेना था कि आपने किसी की बातों में नहीं आना, आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने, कोई करप्शन नहीं करने देनी। आप अपनी नौकरी की बुनियाद जो है वो अपने अल्लाह पाक पे भरोसा रखना है और अपने आप पे भरोसा रखना है, और वालिदैन की दुआएं साथ लेके चलनी है। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। बहुत सारे लोग इन ऐसे मौके के ऊपर ऐसे फिर रहे होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि चलो जी अब हमारी रोज़ी का धंधा शुरू हो गया है, अब भर्ती आ गई है, हम फलां से पैसे पकड़ लेते हैं, फलां से भी पैसे पकड़ लेते हैं, हम आपके बेटे को करवा देते हैं, हम आपके भाई को करवा देते हैं, हमारे बहुत जानने वाले हैं, हमारी इस पास सिफारिश है, मेरा बहुत हाथ पड़ता है, मेरी बहुत चलती है, मैं ऑफिस जाता आता हूँ, मैं डीपीओ साहब से कह दूंगा। तो मेरी ये बात पल्ले बांध लें, चाहे आप पीएम से भी कह दें, आप अगर क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते आपको कोई भर्ती नहीं करवा सकता। अगर आप क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, आपकी छाती, आपका कद जो है वो पूरा है, आप अच्छा दौड़ सकते हैं, उसके अलावा आप रिटन टेस्ट में भी पास हो सकते हैं, तो फिर आपको पैसे देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग आपसे पैसे लेके चुप करके बैठ जाते हैं, और आप देखा होगा आपने, जब भी कोई ऐसा बंदा जो पैसे लेने वाला होगा, जो आपको भर्ती करवाने की बातें कर रहा होगा, वो आपको बुलवा के आपको देखता ज़रूर है फिजिकली कि आप किस तरह के हैं। ठीक है, अगर उसको ये लगता है, उसको उन लोगों का तजर्बा होता है, वो लोग देखते हैं चीज़ों को। अगर वो लोग देखते हैं कि इसका फिजिकल भी फिट है, इसकी बॉडी भी पूरी है, इसका कद भी पूरा है, ठीक है, आप फिर वो आपसे ये पूछेगा बेटा आपके मार्क्स कितने थे मैट्रिक में, ठीक है, तो आप बताएंगे जी मेरे तो 800 मार्क्स हैं 1100 में से, तो वो कहेगा आपके मार्क्स भी पूरे हैं, ठीक है, आप रिजेक्ट तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद उसको ये भी पता चल जाएगा, जो बंदा 800 850 मार्क्स या 900 मार्क्स ले लेता है 1000 या 1100 में से, तो वो बंदा जो है वो पेपर में भी अच्छे मार्क्स लेगा, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो वो आपसे या आपके भाई से या आपके वालदेन से वो पैसे हथिया लेता है, 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, जितने भी आप देते हैं उनको। और साथ बाज बंदे तो ऐसे भी होते हैं कि आपको गारंटी देते हैं वो, कि जी पैसे आपने तब देने हैं जब आपका बच्चा भर्ती हो जाएगा। आप बड़े खुश होते हैं कि जी पैसे तो बाद में देने हैं, लेकिन वो ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनका आगे कोई बस नहीं चल रहा होता। वो खामोशी से अपने घर बैठे रहते हैं और जस्ट ये इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं कि जी कब कब पेपर है, रिजल्ट कब आ रहा है, ठीक है, फाइनल लिस्ट कब लग रही है। तो आप लोग उनसे रब्ता करते हैं, जी हमारा इंटरव्यू है, आपने कह दिया, वो कहते हैं जी हाँ जी हमारी बात हो गई है, आप बेफिक्र हो गए इंटरव्यू दें। आप पास वैसे हो जाते हैं, और वो आप आपके घर जो है वो खाने खाने और मिठाइयाँ खाने और इसके अलावा जो है पैसे लेने के लिए वो पहुंच जाते हैं। आपका डबल नुकसान होता है। आप काइंडली मेहरबानी करें, किसी लोगों की किसी बात में ना आए। मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर जी हमें फ़लाँ बंदा ऐसे कह रहा है, हमें एक एमएनए ऐसे कह रहा है, हमें एक एमपी ऐसे कह रहा है, हमें फ़लाँ अफसर का को जानने वाला ऐसे कह रहा है। बराए मेहरबानी किसी के साथ कोई ऐसा कांटेक्ट मत करें, आपके पैसे बहुत कीमती हैं। और इसके अलावा मैं आपसे एक छोटी सी बात जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, इसके साथ ही वीडियो का ख़त्म करूंगा, कि आप एक नौकरी की बुनियाद रख रहे हैं, और नौकरी की बुनियाद आपके ख़ानदान ने खानी है आगे। आपकी नौकरी जो है वहाँ यहाँ से जहाँ से आप भी रिज़्क खाएंगे, आपकी जो है आपकी औलाद भी रिज़्क खाएगी, आपके बहन भाई भी खाएंगे, आपके वालदैन भी खाएंगे। और इसके अलावा जब आप हम सब ने एक दिन, हमारा ईमान है कि हमने दुनिया छोड़ जानी है, तो जब हम फौत हो जाएंगे, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तो हम कुछ अच्छा यहाँ पे छोड़ के जाएं, कुछ ऐसा छोड़ के जाएं जो हमारा जो है हलाल हो, हराम ना हो, ताकि हमारे ऊपर जो हमारे हमारे साथ हमारी लाश के ऊपर जो कफन हमें पहनाया जाए वो हलाल के पैसों का हो, हराम के पैसों का ना हो। तो ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप भर्ती ही किसी को पैसे दे के होंगे या किसी की सिफारिश करके 2 नंबर तरीके से भर्ती होंगे, तो उसमें आपने डबल नुकसान कर दिया। एक तो अपनी जो कमाई है उसको आपने हराम कर दिया, जो जहाँ पे आप भर्ती हो रहे हैं उसकी आपने बुनियाद ही करप्शन से कर ली। दूसरा यह है कि जब आप पैसे दे के, अगर अगर खुदा ना खास्ता, मेरे ख्याल में तो 99.9% जो है वो चांसेस हैं ही नहीं। अगर कहीं से किसी तरीके से कोई हो भी जाता है, फ़र्ज़ करें, तो फिर उसने दो नुकसान कर दिए। एक तो अपना कर लिया कि अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई हराम कर ली। दूसरा उसने ये नुकसान कर दिया कि जिस बंदे का हक बनता था, जो म्यार पे पूरा उतरता था, उस गरीब की कोई सिफारिश नहीं थी, उस गरीब का जो है नुकसान कर दिया और उसको भूखा मरने पे मजबूर कर दिया। तो मेरी इस बात को लाजमी देखिएगा, सोचिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेता आऊँगा, और नेक्स्ट जो है जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपके लिए वीडियो बनाऊँगा और शेयर करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।